हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में। साथियों, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज की हमारी जो सीरीज होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की होने वाली है। इसके पहले हमने 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है आपको। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 5वीं वीडियो है और इसमें इस वाली वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का हमने PDF लेके आया है। ये पूरा हम आपको सामने बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी रेक्टिफायर और एम्पलीफायर से। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, यदि पहली बार हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पर विजिट किए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे यदि आप UPPCL TG2 UPRN TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो उस सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है, दो डायोड वाले पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ क्या है। जी हाँ, यदि दो डायोड है आपके पास, यदि आपके पास दो डायोड है, दो डायोड यानी कि फुल रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ क्या होता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि ब्रिज रेक्टिफायर और पूर्ण रेक्टिफायर की अपेक्षा क्या तुलना होता है, क्या लाभ होता है। तो मैं बता दूं कि इसमें लाभ यह होता है कि भारी ट्रांसफार्मरों से छुटकारा मिल जाता है। जी हाँ, भारी ट्रांसफार्मरों से छुटकारा मिल जाता है यदि आप दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर के अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको भारी ट्रांसफार्मरों से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि किसी पावर सप्लाई में कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कह रहे हैं कि किसी भी पावर सप्लाई में यदि आप कैपेसिटर लगा दिए हैं तो उसका बेसिक कार्य क्या होता है। तो मैं बता दूं, उसका जो कैपेसिटर का बेसिक कार्य होता है वो रेक्टिफायर आउटपुट में से रिपल्स को दूर करता है। जी हाँ, यदि आप कैपेसिटर यूज कर ले रहे हैं पावर सप्लाई में तो वो क्या होता है, रेक्टिफायर जो आउटपुट में रिपल आता है, जी हाँ, उस रिपल को दूर करने के लिए कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। फिर अगला है, शुष्क सेल के स्थान पर DC पावर सप्लाई का प्रयोग करने से मुख्य लाभ क्या होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ड्राई सेल के स्थान पर, जी हाँ, ड्राई सेल के स्थान पर यदि DC पावर सप्लाई का आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे मुख्य लाभ क्या होगा। तो मैं बता दूं, वहाँ का जो मुख्य लाभ होगा वो बहुत ही किफ़ायती होता है, इसीलिए शुष्क सेल के स्थान पर DC पावर सप्लाई का मेन लाभ यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर अगला कहा, जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है। जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मैं बता दूं, आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने का कार्य जीनर डायोड के का मुख्य कार्य माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट कि आउटपुट वोल्टेज को यदि आपको स्थिर रखना है, फिक्स रखना है, तो आप क्या करेंगे, जीनर डायोड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न है, जीनर डायोड को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न ये भी है और बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि जीनर डायोड का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है। तो मैं बता दूं इसका प्रयोग रिवर्स बायस में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो जब भी आप जीनर डायोड का प्रयोग करेंगे तो रिवर्स बायस में ही प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड को सामान्यतः कितने वोल्टेज पर फॉरवर्ड दिशा में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मैं बता दूं कि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि LED किस अवस्था में संयोजित किया जाता है या किस बायस में कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि वो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। तो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है तो वो कितने वोल्ट तक काम करता है। तो मैं बता दूं कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया था 3 वोल्ट, यानी कि 1.5 से 3 वोल्ट तक,
1.5 से 3 वोल्ट तक LED आपका कार्य करता है फॉरवर्ड बायस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर में निवेश अथवा निर्गत यानी कि इनपुट और आउटपुट संयोजनों को अंतर परिवर्तित किया गया है तो स्विच खोलने पर क्या होगा। जी हाँ, स्विच खोलने पर क्या होगा तो मैं बता दूं, स्विच खोलने पर डिस्ट धारा निर्गत और निर्धारित मान का आधार आ जाएगा। जी हाँ, डिस्ट धारा का जो इनपुट होगा वो निर्धारित मान का आधार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगता है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप यूपीपीसीएल TG2 यूपीआरबीनेट TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमने इस चैनल के माध्यम से कम से कम 100 वीडियो प्रोवाइड करा है, 100 वीडियो से ही ऊपर वीडियो हमने प्रोवाइड कराया होगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हमने कराया है और बहुत सारे हमने थ्योरी की भी कॉन्सेप्ट दे दिया है, जैसे कि पावर प्लांट TDP, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के भी MCQ हमने करा रखे हैं। तो आप यदि आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन वेव आकृति को AC को रेक्टिफायर, जी हाँ, साइन कर रहा है कि साइन वेव आकृति को AC को रेक्टिफायर करने में एक फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट में कितनी उपलब्ध में पल्सेटिंग DC की पल्स आवृत्ति कितनी होती है। तो मैं बता दूं, स्रोत आवृत्ति के दुगने के बराबर होता है यदि आपका साइन वेव के फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में पल्सेटिंग DC की जो मान पूछा जाएगा, जो उसकी आवृत्ति पूछा जाएगा, तो स्रोत आवृत्ति के दुगने के बराबर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कर रहा है, यदि हम लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा करके, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि हम लो पास फिल्टर को करा है, यदि हम लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं तो हमें बस क्या बदलना पड़ेगा। जी हाँ, यदि आप लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर देते हैं तो उसमें हमें क्या बदलने होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग, आवृत्ति दर्शाने वाले जो तत्व होंगे, यदि उनको हम बदल देते हैं तो वो लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर की तरह बदल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि हाफ वेव यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकार यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या क्या होती है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव में कितनी डायोड की संख्या यूज की जाती है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या जो होती है वो 1 होती है। जी हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या 1 होती है, लेकिन वहीं अगर यदि आपसे फुल वेव रेक्टिफायर की में डायोडों की संख्या पूछे तो आप बताएंगे क्या, वहाँ पे क्या बताएंगे, 2 होता है। जी हाँ, वहाँ पे 2 होता है। यदि आपसे ब्रिज रेक्टिफायर की बात पूछा है तो वहाँ पे आप बताएंगे 4 डायोड। जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेक्टिफायर से बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसा कि यूपीआरबीनेट TG2 2015 के एग्जाम में पूछा गया है एक क्वेश्चन कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो मैं बता दूँ कि डायोडों की संख्या 1 पाई जाती है। इसी प्रकार आपसे फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता क्या होती है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने भी पूछ रखा है और ये क्वेश्चन BMRC इलेक्ट्रीशियन 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि किसी और यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम जो इफिशियंसी होती है वो 40.6% मानी जाती है। ये आपको डाटाबेस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रट लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि ये डाटाबेस क्वेश्चन हमेशा पुटअप किए जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेक्निकल के एग्जामों में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करने में
कंजूसी ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कर रहा है AC को DC में परिवर्तित करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। जी हाँ, AC को DC में प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं बता दूं AC को DC में प्रयोग करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, रिजुकारी, या उसी को हम डिस्टकारी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। रिजुकारी नामक कंपोनेंट का प्रयोग करके AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कर रहा है कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इसके पहले हमने आपको बताया कि यदि आपको ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा, फुल वेव रेक्टिफायर रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा, तो वहाँ पे कितने क्या है कि डायोड का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि 4 डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं बता दूँ 4 डायोड का प्रयोग ब्रिज रेक्टिफायर में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोडों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसॉइडल वोल्टेज की आवृत्ति यदि एफ है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति कितनी होगी। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि वहाँ पे इनपुट साइनोसॉइडल वोल्टेज की आवृत्ति यदि एफ है तो उनकी न्यूनतम आवृत्ति रिपल आवृत्ति कितनी होगी, 2f मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कुछ मैं इंपॉर्टेंस लाइन भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैं बता दूं वहाँ पे आपको कि फुल वेव तथा ब्रिज रेक्टिफायर की न्यूनतम रिपल आवृत्ति कितनी होती है, वो 2f होती है, इसको लिख लीजिए कहीं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका न्यूनतम रिपल आवृत्ति एफ मानी जाती है। तीसरा कुछ इस प्रकार है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अधिकतम जो दक्षता होती है, जी हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, 46.6% मानी जाती है। फिर अगला चौथा पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार है कि हाफ वेव का रिपल फैक्टर कितना होता है। रिपल फैक्टर हाफ वेव का तो 1.21 होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तो लिख लीजिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर कितना होता है, तब का एफ होता है। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 46.6%, वहीं अगर रिपल फैक्टर की बात किया है तो 1.21 माना जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 2f। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है। जी हाँ, किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आपको कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार लाइटली डोप्ड होता है। जी हाँ, किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है, लाइटली डोप्ड माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। जी हाँ, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में और स्विच के रूप में, यानी कि दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। प्रवर्धक और स्विच दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है कि उसमें स्थिरता की आवश्यकता है। जी हाँ, उसमें स्थिरता की आवश्यकता किसको होती है, तो मैं बता दूं उसमें स्थिरता, यानी कि उसमें स्थिरता जो होती है थर्मल स्टेबिलिटी रिक्वायर कहाँ पे होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली हुई ऊष्मा से कम होती है, उसी को उसमें स्थिरता की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, यानी कि ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाले गई ऊष्मा कण से कम होना चाहिए, तो वहाँ पे उसमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि अगर 2 वोल्ट आउटपुट सिग्नल उत्पन्न कर रहा है तो वोल्टेज लाभ क्या होगा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि वोल्टेज लाभ यानी कि वोल्टेज गेन कितना होगा। तो मैं बता दूं कि वोल्टेज गेन फार्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल आउटपुट बटे इनपुट, यानी कि 2/2 इंटू मिली वोल्ट है, यानी कि 10⁻², यानी कि इसे आप काटते हैं पीटते हैं तो आपका आ जाता है कितना, आपका आ जाता है 10⁻3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000
1000 वोल्टेज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ये आपका क्वेश्चन करा था, यदि एक 2 मिली वोल्ट सिग्नल 2 आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है तो आपको उत्पन्न वोल्टेज का लाभ क्या होगा। तो वोल्टेज गेन पूछा था इन्होंने, तो मैं बता दूं यहाँ पे आउटपुट बटे इनपुट आपका फार्मूला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आउटपुट कितना है आपका 2 वोल्ट है और इनपुट कितना है 2 मिली वोल्ट माना जा रहा है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1000 वोल्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा कुछ भी इस प्रकार है, देखते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा यानी कि करंट कलेक्टर करंट क्या कंट्रोल करता है, क्या नियंत्रित करता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर में जो करंट कलेक्टर करंट होता है उसका मेन काम क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसका मेन काम एमीटर सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट का काम क्या होता है, किसका नियंत्रण करना है, तो वो आधार धारा करता है। क्या होता है वहाँ पे क्या होता है कि आधार धारा जो बेस करंट होता है, कॉमन करंट कलेक्टर जो करंट होता है वो आधार करंट को क्या करता है कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस किस तरह प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ट्रांजिस्टर का जो भी स्विचिंग डिवाइस होता है वो किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं वो जो होता है वेरिएबल रजिस्टर की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न करा पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर किस और पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर किस चिन्ह की ओर प्रतीत करता है। तो मैं बता दूं यदि आपका इस प्रकार दिया है कोई ट्रांजिस्टर, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे बेस होता है, फिर क्या होता है करंट होता है, फिर क्या होता है कलेक्टर होता है, उसके बाद एमीटर होता है। तो जो तीर होता है वो जनरली ये एमीटर को ही दर्शाता है, एमीटर लीड को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है, ट्रांजिस्टर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं होता। तभी मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे कुछ 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमीटर होता है, यानी कि बेस कलेक्टर और एमीटर कुछ इस प्रकार है, यानी कि एनोड जो होता है ट्रांजिस्टर का भाग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ट्रांजिस्टर में बाहर की ओर इंगित करने वाली तीर क्या कहलाता है। जी हाँ, जो बाहर की ओर ट्रांजिस्टर में तीर होता है वो क्या होता है आपका एमीटर होता है। जी हाँ, जहाँ पे तीर की बात किया जाएगा वो एमीटर वाला पॉइंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है ताप बढ़ने पर कलेक्टर करंट का मान कितना होता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यदि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वहाँ पे आपका कलेक्टर करंट का मान कितना होता है। आप हमें इसका आंसर दीजिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कलेक्टर करंट का मान वैसे वैसे ही क्या होता है बढ़ता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि सीलिंग पंखे से जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेटेड क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आई रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार मैं बता दूं कि सीलिंग फैन की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया चित्र में क्या दर्शा रहा है। तो मैं बता दूं कि ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है। जी हाँ, ट्रांजिस्टर में तीन कनेक्टर होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो मैं बता दूं इसको याद करने का तरीका क्या होता है, यदि आपका तीर बाहर की तरफ जा रहा है तो वो आपका क्या होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। यदि आपका तीर यही तीर आपका अंदर की तरफ बना होता, यही आपका तीर है, यदि आपका अंदर की तरफ होता, अंदर मतलब क्या इन, यानी कि क्या पी ट्रांजिस्टर होता, लेकिन यहाँ पे ये अंदर की तरफ ना हो कि बाहर की तरफ है, यानी कि मैं कह सकते हैं आप कि ये क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी कि बाहर की तरफ तीर लगा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांजिस्टर में कितने संगम होते हैं। जी हाँ, यदि आप एक ट्रांजिस्टर बना रहे हैं
एक ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि कितने पीएन संगम होते हैं, एक पीएन संगम, दो पीएन संगम, जी हाँ कितने पीएन संगम होते हैं इन्होंने पूछ रखा है। तो आपको मैं बता दूं कि एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं, तो दो पीएन संगम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी विल बी राइट। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ट्रांजिस्टर प्रचालित युक्ति है। जी हाँ, ट्रांजिस्टर किस प्रकार प्रचालित युक्ति है, तो मैं बता दूं ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित युक्ति है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित युक्ति है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि वर्ग या ए यानी कि वर्ग ए के अंतर्गत इंसुलेशन के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, यानी कि मैं बता दूं कि ए ग्रुप ए के लिए जो होता है वो आपका 105 डिग्री होता है। यदि ग्रुप वाई की बात पूछा जाए तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि ग्रुप ई की बात की है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से पुटअप किए जाते हैं और कहाँ पे किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हॉटले ऑसिलेटर परिपथ में पुनः निविष्ट वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हॉटले ऑसिलेटर जो होता है, जी हाँ हॉटले ऑसिलेटर होता है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो मैं बता दूं कि पुनः निविष्ट वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार निविष्ट वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हॉटले ऑसिलेटर सर्किट में धनात्मक पुनः निविष्ट वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, हॉटले ऑसिलेटर परिपथ की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए सही सूत्र क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका सही सूत्र जो होता है FR/2π√L/C होता है। हॉटले ऑसिलेटर सर्किट की आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या रहा है कि मल्टी वाइब्रेटर ऑसिलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टी वाइब्रेटर ऑसिलेटर सर्किट का प्रयोग साधारण कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यूपीपीसीएल 2 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी तैयारी करना है, वो भी खासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम जल्द ही आपको कंप्यूटर की सीरीज और इम्पोर्टेंट सीरीज और क्वेश्चन सीरीज ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद करते रहिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती, तो मैं बता दूं कि डायोड स्विच की भांति कार्य करा सकते हैं, ट्रांजिस्टर और आईसी इन तीनों का आप स्विच की भांति प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्विच की भांति आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है कि एक मॉसफेट पावर यानी कि एक पावर मॉसफेट के 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज ही कराई जा रही है और अभी यूथ कंपटीशन के बुक से इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही यहाँ पे लिया गया है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं और इसके पहले भी हमने 4 वीडियो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको दे दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे यूपीपीसीएल TG2 के परीक्षाओं के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो एक पावर मॉसफेट होता है उसमें कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अभी हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं। तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता दूं कि एक पावर मॉसफेट में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो ड्रेन, सोर्स और गेट। जी हाँ, ड्रेन, सोर्स और गेट।
जी हाँ, DSG 3 प्रकार के मासफेट, एक पावर मासफेट में 3 प्रकार के टर्मिनल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? तो वो टर्मिनल होते हैं ड्रेन, सोर्स और गेट नाम के टर्मिनल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है? एक इन्वर्टर क्या करता है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि एक इन्वर्टर का काम क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक इन्वर्टर का कार्य, एक इन्वर्टर क्या कार्य करता है। इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। स्टडी सर्कल 360 के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि आपकी तैयारी किस प्रकार चली है, आप हमें जरूर बताइएगा। और एक इन्वर्टर का कार्य क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट कर रही है। यदि आपने हमारे चैनल पे इतना टाइम व्यतीत किया तो हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी टीम लगातार प्रयास में है कि आपको बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए इस चैनल के माध्यम से। तो मैं बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से कंप्यूटर की स्पेशल क्लास लगाई गई है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो साथियों, मैं बता दूं कि इसी चैनल पर स्टडी सर्कल 360 के प्लेलिस्ट में ही आपको कंप्यूटर की स्पेशल वन लाइनर क्लास लगाई गई है। कम से कम 10 से 15 वीडियो होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े टाइम की वीडियो नहीं है। आप उन्हें वॉच कीजिएगा। और हम जल्द ही इसी चैनल पर आपको प्रैक्टिस के रूप में ओनली ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेकर आने वाले हैं। स्पेशल वो हमारे जो होगी वीडियो TG2 के कंप्यूटर पार्ट की होगी। जी हाँ, कंप्यूटर के पार्ट की होगी। क्योंकि मैं बता दूं, यदि आप यूपी से TG2 की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप कंप्यूटर में 50 में 20 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। इसीलिए उसी की तैयारी को देखते हुए भी हम आपके साथ इस 20 क्वेश्चन क्या और भी अधिक, यानी कि आप अधिक से अधिक मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें, तो उसका भी हम ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।